ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर आपको लिए चलते हैं महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के मौके पर 2 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं जिन्होंने स्नान किया है, लेकिन पहुंचने के लिए, रास्ते से जाने के लिए ट्रेन पर हमला हो रहा है। महाकुंभ की ट्रेन पर हमला, यह तस्वीर आज की मैं आपको दिखा रहा हूं। जो भक्त पहुंचे स्नान करने के लिए, बताया गया 2 करोड़ भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है और आंकड़ा लगभग 47 करोड़ पहुंच चुका है। 47 करोड़। लेकिन जो लोग पहुंच रहे हैं उससे पहले जिस परेशानी से जूझ रहे हैं वो देखिए जरा। ये तस्वीर मैं आपको प्रयागराज स्टेशन की दिखा रहा हूं। श्रद्धालुओं का सैलाब प्रयागराज स्टेशन पर देखने को मिल रहा है। प्रयागराज स्टेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं जरा। खचाखच भीड़ है, कदम रखने की जगह नहीं है। पुलिस के लिए चुनौतियां बहुत हैं। लोगों को एक तरफ से जाना और एक तरफ से आने की पुलिस हिदायत कर रही है बार बार, कि जिससे कोई भगदड़ ना होने पाए, कोई हलचल ना हो। इसलिए लोगों को थामा जा रहा है, रुकने को कहा जा रहा है, लेकिन लोगों को जाना भी है। ट्रेन एक मियाद, एक वक्त तक ही रुकती है। लेकिन जब कुछ लोगों का आपा जवाब देता है तो लोग देखिए क्या कर रहे हैं। लाठी डंडे के साथ ट्रेन के फाटक को तोड़ रहे हैं, खिड़की को तोड़ रहे हैं। बिहार के कटिहार की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, ट्रेन बिहार से चलकर प्रयागराज पहुंचनी है, लेकिन ट्रेन में इतनी भीड़ है कि लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है। इस तरह लोगों को धक्का दे रहे हैं खुद के अंदर दाखिल होने के लिए। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये पटना रेलवे स्टेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं। पटना रेलवे स्टेशन पर देखिए जरा किस तरह मारामारी है। लोगों को अंदर ट्रेन में घुसने की जद्दोजहद है। सबको चढ़ना है अंदर, ट्रेन चल रही है। ट्रेन में अंदर घुसने की भी जगह नहीं है। बहुत से लोग गेट पर खड़े हैं, लेकिन लोगों की जिद है कि उन्हें संगम पहुंचना है, प्रयागराज पहुंचना है, डुबकी लगानी है और वो कैसे भी हो लेकिन पहुंचना है। अगली तस्वीर देखिए। अब जरा ट्रेन के अंदर तस्वीर देखिए जरा। ट्रेन के अंदर खचाखच ट्रेन अंदर से भी भरी है। बाहर प्लेटफॉर्म पर भी यही हाल है। अंदर देखिए, मोबाइल कैमरा भी घुमाना मुश्किल है। ये अंदर देख रहे हैं ट्रेन के अंदर। ये बहुत से रिजर्वेशन कोचेस हैं जिसमें इस कदर भीड़ है। लोग किसी भी हाल में, लोगों को प्रयागराज पहुंचना है, संगम पहुंचना है, कैसे भी करके पहुंचना है। जिनको अंदर जगह मिल गई, वरना देखिए वॉशरूम में भी आप देख रहे हैं रील बना रहे हैं लोग और वॉशरूम के अंदर भी सफर कर रही लड़कियां। কুম্ভ মেলায় যাচ্ছি, বাথরুমে বসে এই যে আমার আরেকটা পার্টনার, এটা হচ্ছে আমাদের, এটা কি চেয়ার
এটা আমার চেয়ার কুম্ভ মেলা দেখতে যাই হোক এইটুকু তো স্ট্রাগল করতে হয় গাইস দেখতে পাচ্ছ আমরা কুম্ভ মেলায় যাচ্ছি কুম্ভ মেলা বাথরুমে বসে और इतना ही नहीं, जो लोग नहीं अंदर ट्रेन में घुस पा रहे हैं वो गेट पर खड़े होकर भी सफर करके प्रयागराज पहुंचना चाह रहे हैं। देखिए ये लड़का खड़ा है, इससे कहा जा रहा है मत जाओ, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, लेकिन क्या कह रहा है? एसी में इस तरह टिकट तो क्या कीजिएगा? तो सरकार में इसका गलती है, यहाँ पर पब्लिक की थोड़ी गलती है। एसी तो जनरल बन चुका है। जी जी बिल्कुल। इलाहाबाद कुम कुम एसी में इस तरह टिकट तो क्या कीजिएगा? तो सरकार में इसका गलती है, यहाँ पर पब्लिक की थोड़ी गलती है। एसी तो जनरल बन चुका है। जी जी बिल्कुल। तो एसी जनरल बन चुका है। एक और तस्वीर देखिए, फिर पुलिस पहुंची, जो ज्यादा भीड़ थी उसे पुलिस ने बाहर निकालना शुरू किया। और किसी का रिजर्वेशन है इसमें? किसी और का रिजर्वेशन है? ना रिजर्वेशन नहीं है। औरत के साथ कौन है? औरत के साथ कौन है? और किसी का रिजर्वेशन है इसमें? किसी और का रिजर्वेशन है? ना रिजर्वेशन नहीं है। ये कौन लोग हैं जो पत्थर चला रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो ट्रेन के शीशे तोड़े डाल रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो रेल यात्रियों पर हमले कर रहे हैं? महाकुंभ में पहुंचकर संगम में डुबकी लगाने की मनोकामना है, लेकिन पुण्य के लिए स्नान से पहले तोड़फोड़ करने वाले और ट्रेन में सवार भक्तों को परेशान करने वाले पुण्य से पहले रेलवे के अपराधी बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक कई जगह बवाल चल रहा है। महाकुंभ में संगम की डुबकी लगाने से पहले यात्रियों को परेशान करने वाले ये शरारती कौन हैं? अब मैंने आपको दिखाया कि रेलवे में क्या हो रहा है। खुद रेल मंत्री लगातार कंट्रोल रूम में मौजूद रहते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं कि कैसे ट्रेन आ रही है, कैसे ट्रेन जा रही है, परिचालन कैसा हो रहा है, भीड़ कहां है, क्राउड मैनेजमेंट स्टेशन पर कैसे करना है। ट्रेन हर 4 मिनट में बताया जा रहा है मौके पर पहुंच रही है। ज्यादातर ट्रेनें प्रयागराज की तरफ जा रही हैं, अलग अलग शहरों से। वही आपको बताऊं, रेलवे ने दरअसल युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रखी हैं। अपने लेवल से रेलवे ने क्या तैयारियां की हैं देखिए जरा। दरअसल महाकुंभ के लिए रेलवे ने खास तैयारियां की और 13,000 से ज्यादा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। 13,000 से ज्यादा। माघ पूर्णिमा स्नान के लिए 400 ट्रेनें चल रही हैं। 190 विशेष ट्रेनें चलाई गई। हर 4 मिनट पर ट्रेन प्रयागराज पहुंच रही है। यूपी सरकार रेलवे के साथ मिलकर संचालन कर रही है। आज 10 लाख से ज्यादा यात्री ट्रेन से महाकुंभ पहुंचे और यह संख्या 15 लाख को पार जा सकती है। 11 फरवरी को 14,40,000 यात्री ट्रेन से प्रयागराज पहुंचे थे। भीड़ के चलते कंफर्म टिकट होने पर भी लोग ट्रेन नहीं पकड़ पा रहे। ऐसे में यात्री स्टेशन मास्टर से संपर्क करके वैकल्पिक ट्रेन से यात्रा की अनुमति ले सकते हैं। अगर दूसरी ट्रेन में भी समस्या है तो उन्हें पूरा पैसा वापस दिया जाएगा। ट्रेन से आने वाले लोगों की वॉर रूम से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सुबह से देर रात तक हर ट्रेन पर नजर रखी जा रही है। भीड़ बढ़ते ही मुख्यालय से बात कर अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। कानपुर से लेकर धनबाद तक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं ताकि श्रद्धालुओं को महाकुंभ पहुंचाया जा सके। दिल्ली से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पूरी नजर बनाए हुए। यूपी परिवहन निगम 1200 अतिरिक्त बसें चला रहा है। महाकुंभ के लिए पहले से ही 3050 बसें चल रही हैं। संगम क्षेत्र में 750 शटल बसों का संचालन हो रहा है ताकि पैदल चलने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सके। यह है तैयारी रेलवे की। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं आपने देखा, ट्रेनों में किस तरह से तोड़फोड़ हो रही है। कौन लोग हैं पत्थर चलाने वाले, शीशे तोड़ने वाले, खिड़कियां तोड़ने वाले। महाकुंभ पहुंचे भक्तों से हमने पूछा ये कौन लोग हैं, सुनिए जरा।
ये बिल्कुल गलत है, इसे ऐसा नहीं करना। ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं, है ना। जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई वो हम सबके लिए बनाई गई, उसका हम सबको पालन करना चाहिए। बिल्कुल गलत है और हमारे सनातन धर्म को वो टारगेट करना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि योगी जी ने इतना अच्छा इंतजाम करा है कि मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मोदी जी के भी लिए। उनने बहुत गलत किया है और ऐसा नहीं करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ के करवाते हैं मेले को भंग कराने के लिए। मेले को भंग कराने? हाँ, ये उचित नहीं है, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको इतना नहीं समझ, तो उनको लगता है किसी तरह महाकुंभ में पहुंचना ही पहुंचना है, तो उन लोग कोई भी सीमा पार कर सकते हैं उसके लिए। तो क्या ऐसी भक्ति जायज है कि लोग तोड़फोड़ करके आए? तो जायज नहीं है, ये जायज नहीं है कि सरकार क्योंकि नुकसान है। मतलब 144 साल बाद कुंभ लगा तो सबके अंदर क्रेज बहुत है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। कुछ जगह ऐसा देखा जा रहा है कि असुविधाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन बाकी ऐसा है नहीं। गवर्नमेंट अपने तरीके से पूरा बंदोबस्त कर रही है। ये पब्लिक की वो है कि पब्लिक गलत रिस्पांस ले रही है, गलत डिसीजन ले रही है कि उसके लिए तोड़फोड़ कर रही है, बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे श्रद्धालुओं को उन्होंने गलत काम किया। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। शांति से पहुँचे प्रयागराज। सबसे अच्छे से श्रद्धालु स्नान करें, साधारण सबसे बढ़िया। आपने स्नान कर लिया? जी बिल्कुल। कैसा लगा स्नान? बहुत बढ़िया लगा है। बहुत गलत है, गलत है, नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकारी संपत्ति को नहीं नुकसान पहुंचाना चाहिए, उसको अपनी संपत्ति समझना चाहिए। तो प्रयागराज में जो लोग मौजूद हैं उन भक्तों को भी आपने सुन लिया। आज माघ पूर्णिमा थी। माघ पूर्णिमा पर हर धार्मिक शहर में देखिए जरा आलम क्या था। प्रयागराज की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। बताया गया 48 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आज स्नान किया। प्रयागराज की तस्वीर देख ली, अयोध्या की तस्वीर देखिए जरा। माघ पूर्णिमा पर अयोध्या में भी भक्तों का सैलाब आया हुआ था। जहां तक नजर जाएगी आपको भक्ति भक्त नजर आएंगे। अयोध्या के बाद वाराणसी की तस्वीर देखिए जरा। काशी में भी माघ पूर्णिमा पर भक्तों का तांता लगा हुआ था। तो क्या अयोध्या, क्या काशी, क्या प्रयागराज, हरिद्वार देखिए जरा। हरिद्वार में भी भक्तों का रेला था। ये आप देख रहे हैं चारों तरफ लोग डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। ये हरिद्वार की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। और देखिए योगी आदित्यनाथ सुबह 4 बजे से अपने वॉर रूम, कंट्रोल रूम में थे, जिसे घर में उन्होंने बनाया हुआ है। एक एक तस्वीर पर नजर थी, आपको नजर आ रहा है योगी बैठे। इससे पहले भी बसंत पंचमी के मौके पर योगी 3 बजे उठकर मॉनिटरिंग कर रहे थे। आज 4 बजे उठकर सुबह से ही वो महाकुंभ के स्नान पर नजर बनाए हुए थे। और आइए अब आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ देखिए जरा किस तरह से महाकुंभ में पर पूरी नजर बनाए हुए थे योगी। ये आप देख रहे हैं योगी को। माघ पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे थे और योगी के सख्त आदेश के बाद सभी अधिकारी भी पहुंचे थे महाकुंभ निगरानी के लिए। योगी ने आवास में वॉर रूम बनाया हुआ है। इस वॉर रूम में खुद सीएम योगी सुबह 4 बजे पहुंच गए थे और योगी खुद महाकुंभ के 2500 सीसीटीवी से निगरानी कर रहे थे। उनके साथ डीजीपी, प्रमुख सचिव, सचिवालय अधिकारी मौजूद थे। सभी अधिकारी लगातार महाकुंभ के अधिकारियों के संपर्क में थे। योगी खुद भी लगातार बड़े अधिकारियों से अपडेट मांग रहे थे। अच्छी व्यवस्थाओं के लिए एसटीएफ चीफ अमिताभ यश पहले से प्रयागराज में है। सीएम योगी ने डीआईजी वैभव कृष्ण मेला क्षेत्र में गश्त के लिए उन्हें उतारा था। भीड़ कंट्रोल के लिए 15 जिलों के डीएम और 20 आईएएस अधिकारी लगाए गए। 85 पीसीएस अधिकारियों को भी मेला क्षेत्र में तैनात किया गया है। 60 से अधिक आरएएफ कंपनियों और ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है। संगम के 42 घाटों पर श्रद्धालुओं के स्नान की व्यवस्था की गई थी। आज करीब
86 लाख भक्तों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई है और अब तक 46 करोड़ 25 लाख श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। आंकड़ा 47-48 करोड़ तक भी है। अब आपको दिखाऊं कि किस तरह आज जब संगम में भक्त डुबकी लगा रहे थे तो देखिए फूलों की बारिश हो रही थी। पहले दिन से, जिस दिन से महाकुंभ शुरू हुआ है, राज्य सरकार ने इस तरह के हेलीकॉप्टर हायर किए हैं जो श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश कर रहे हैं। प्रयागराज में देखिए तस्वीरें सामने आई मुसलमानों की भी कि जो भक्त पहुंच रहे हैं उन पर मुसलमानों ने प्रयागराज के पुष्प वर्षा की, फूलों से स्वागत किया। चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ, लेकिन जनता कहां मानने वाली है। जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है और इसे करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाकर के आज भी और 26 फरवरी तक रेला इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा, कोई संदेह नहीं। 300 किलोमीटर का लगभग वहां पर जाम लगा हुआ है। प्रयागराज में जितने भी रास्ते हैं आने जाने के, सब पे जाम है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्रयागराज के लोग हाउस अरेस्ट हो गए हैं, वो ना बाहर जा सकते हैं ना कोई उनके पास मिलने आ सकता है। इस तरीके की बेकार की बातें हैं, ये सब विपक्ष का कोई काम नहीं है। और खुद ही आकर के सब लोग एक एक करके, कोई छुप छुप करके नहा रहा है, कोई खुली तौर पे स्नान कर रहा है। एक बार उस भीड़ में खड़े होकर के दिखाएं, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके साथ जो है खड़े होकर के ये दिखाए कि वो भीड़ को कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि वो भीड़ है ही नहीं, वो तो भक्त है सब। ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं और पूरी व्यवस्थाएं सरकार ने कर रखी है, सब कुछ शांतिपूर्वक संपन्न हो रहा है। कुछ कमियां रह गई, कुछ चूक रह गई, जिसकी जुडिशियल जांच हो रही, जिससे इतनी ढेर सारी मौतें हुई हैं। सरकार इस समय सब छोड़कर जो लोग वहां हैं वो कैसे बाहर वापस लौट के जा सके, इस पर प्रथम प्राथमिकता और वरीयता दे, जिससे न भगदड़ मचे और जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं सरकार उनकी सहायता करके निकाले। देखिए, विपक्ष की नकारात्मक राजनीति, नकारात्मक बयानबाजी, वह समाज के बीच में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। उनके इस प्रकार के बयान को समाज महत्व नहीं देता। अगर उनके बयान को महत्व देता तो महाकुंभ में आने वालों की जो संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, बल्कि संख्या जहां ठहरनी थी वही ठहर जाती, रुक जाती, नहीं आती। महाकुंभ से आइए आगे बढ़ते हैं, बात अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल के एक करीबी विधायक को दिल्ली पुलिस शिद्दत से तलाश रही है, जगह जगह छापेमारी कर रही है और दबिश दे रही है। अमानतुल्लाह लेकिन फरार हो गए। कहां है आपको बताऊंगा। अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड हैं। अरविंद केजरीवाल के कई मामलों में पार्टनर इन क्राइम भी रहे हैं। मुख्य सचिव को मारने में भी इन पर आरोप लगे थे और इनके ऊपर 25 मामले दर्ज हैं, लेकिन अमानतुल्लाह फरार है। इनके दबंगई का पिछले दिनों एक वीडियो आया, देखिए जरा। एक शख्स को कैसे छुड़ा दिया पुलिस से। अमानतुल्लाह दिखाई दे रहे हैं आपको, देखिए जरा ध्यान से। ध्यान से देखिए, अमानतुल्लाह आते हैं सीन में, पुलिस ले जा रही है एक शख्स को, पीछे से अमानतुल्लाह आते हैं। इस वीडियो को मैं आगे आपको दिया, देखिए अमानतुल्लाह आए पीछे से और ये एरो जो आप देख रहे हैं लाल रंग का, यही अमानतुल्लाह है। आए पुलिस वाले को धक्का देकर पीछे खींच रहे हैं, देखिए पुलिस को धक्का दिया, पीछे खींचा है, ये देखिए हाथ मार के पीछे खींचा है। गेट खोला है, जो अंदर है उसे बाहर निकाला है और इसे छुड़ाया है। ये
अरविंद केजरीवाल के विधायक का वीडियो है, चुनाव से एक रात पहले का बताया जा रहा है। तो अमानतुल्लाह अपनी दबंगई के लिए जाने जाते हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा मनोज तिवारी, बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी को अमानतुल्लाह ने धक्का दे दिया था। वो देखिए सामने से है। और अब सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाएगा, और अब सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाएगा। आप देख रहे हैं सफेद कुर्ते में अमानतुल्लाह है, मनोज तिवारी खड़े हुए हैं। सिग्नेचर ब्रिज पर बवाल हुआ था, अमानतुल्लाह और उन्होंने सांसद मनोज तिवारी को धक्का मार दिया था। और अब सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाएगा, और अब सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाएगा, और अब सिग्नेचर। अमानतुल्लाह पर एक गंभीर मामले में पुलिस तलाश रही है। अमानतुल्लाह का घर ओखला में है, ये ओखला का उनका घर है। दिल्ली पुलिस कल भी पहुंची, उससे पहले भी पहुंची, आज भी दिल्ली पुलिस पहुंची है। परिवार का कहना है अमानतुल्लाह घर पर नहीं है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, दिल्ली पुलिस ओखला पहुंची, आज की तस्वीर है। फिर दिल्ली पुलिस लगातार दबिश दे रही है, उनके सारे ठिकानों पर दिल्ली पुलिस छापे मार रही है और उनकी तलाश कर रही है अमानतुल्लाह कहां छिपे हैं। अमानतुल्लाह अपनी हरकतों की वजह से, अपनी दबंगई की वजह से, अपने व्यवहार की वजह से, विवादों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। पिछले दिनों हमारे एक रिपोर्टर से भी अमानतुल्लाह ने बदतमीजी की थी जब उनके बेटे का चालान कटा था। की बात कर रहे हो आप? जो कल हुआ था इंसिडेंट, उसमें कुछ शर्मिंदगी है? शर्मिंदगी तो एसएचओ को होनी चाहिए। अरे किस किस्म की बात कर रहे हो आप? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ। अरे तमीज आपको बात करने की? नहीं, मैं ये आप बात कैसे कर रहे हो? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक मिनट चलिए यहाँ से। नहीं, सुनिए सुनता लो। कहाँ से आ गया घमंड? अबे तुम लोगों में घमंड है, चलो जाओ यहाँ से। भाई हमारे मारूंगा चलो। जो कल हुआ था इंसिडेंट, उसमें कुछ शर्मिंदगी है? शर्मिंदगी तो एसएचओ को होनी चाहिए। अरे किस किस्म की बात कर रहे हो आप? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ। अरे तमीज आपको बात करने की? नहीं, मैं ये आप बात कैसे कर रहे हो? नहीं, मैं ये अरे तमीज आपको बात करने की? सीधा सीधा वो हत्या के आरोपी की मदद कर रहे हैं और खुद भी अमानतुल्लाह खां का चरित्र जो हम सब जानते हैं। अमाना जी ने बताया कि वो अपनी विधानसभा में ही है और भाजपा की पुलिस झूठ बोल रही है। इसने भी लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश की है, कानून को अपने हाथ में लिया है, उसकी जगह जेल के अंदर होगी। केजरीवाल के दबंग और बिगड़ैल विधायक को दिल्ली पुलिस खोज रही है। अमानतुल्लाह आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे। ओखला विधायक की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। अमानतुल्लाह पर मकोका लगाने की तैयारी चल रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस तड़ीपार करने की तैयारी में है। तो सवाल ये, अमानतुल्लाह अपने घर पर नहीं है तो अमानतुल्लाह खान कहां हैं, कहां छिपे हुए हैं? पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, तलाश रही है। बताया जा रहा है कि अमानतुल्लाह इन 4 लोकेशंस पर हो सकते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवत मान मुख्यमंत्री है। क्या अमानतुल्लाह पंजाब में है? क्या अमानतुल्लाह दिल्ली में ही कहीं छुपे हैं, या उत्तर प्रदेश के किसी जगह छिपे हुए हैं, या राजस्थान में है? दिल्ली पुलिस इन सारी जगहों पर अमानतुल्लाह को तलाश रही है। अब आपको बताऊं पुलिस को अब तक अमानतुल्लाह के बारे में क्या जानकारी मिली। पिछले 3 दिन से ढूंढ रही है पुलिस। उन्होंने एक बड़े अपराधी को भगाया है, पुलिस को धमका कर भगाया है, यह आरोप है उनके ऊपर। दिल्ली पुलिस तलाश रही है। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह की तलाश में लगातार छापेमारी हो रही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में रेड कर रही है पुलिस। अमानतुल्लाह के फोन की आखिरी लोकेशन दिल्ली का जैतपुर इलाका है और जैतपुर के मीठापुर में आखिरी लोकेशन मिली थी अमानत की। इसके बाद से अमानतुल्लाह का फोन स्विच ऑफ है। इस वजह से पुलिस आम आदमी पार्टी विधायक को ट्रैक नहीं कर पा रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की टीम जांच में जुटी है। क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की कई टीमें बना दी गई हैं जो दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान में छापेमारी कर रही हैं। आपके कुछ नेताओं पर विधायक की मदद का शक है। मेरठ में कई जगहों पर पुलिस ने छापेमारी की है। 1 दर्जन से अधिक जगहों पर पुलिस ने रेड की है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही अमानतुल्लाह गिरफ्तार हो जाएंगे। एफआईआर दर्ज होने के बाद से अमानतुल्लाह का फोन बंद आ रहा है। अमानतुल्लाह और उसके नजदीकियों के फोन मोबाइल सर्विलांस पर पुलिस ने डाल दिए। अमानतुल्लाह पर पुलिस को धमकी देने का आरोप है। पंजाब में भी अमानतुल्लाह के छिपने की अटकलें हैं। एक भगोड़े अपराधी को फरार करने का आरोप है। इस मामले में अमानतुल्लाह पर एफआईआर हुई है। पुलिस ने अमानतुल्लाह पर 11 धाराओं में केस दर्ज किया है। ओखला विधायक पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। एफआईआर के मुताबिक अमानतुल्लाह ने पुलिस को धमकाया, धमकी दी है। सुनिए जरा,
अमानतुल्लाह केजरीवाल के विधायक हैं, करीबी विधायक हैं। सियासतदान क्या कह रहे हैं? पुलिस लगातार ढूंढ रही है, वो मिल नहीं रहे हैं। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसके डर से वो पुलिस के सामने नहीं आ रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का अतीत और वर्तमान दोनों में कुछ काला जरूर है। केजरीवाल साहब, दिल्ली और देश की जनता जानना चाहती कि अपराधी आपदा के विधायक कहाँ हैं, किसने उन्हें छुपाया है, किसने शरण दे रखी है। मुझे लगता है दिल्ली पुलिस को पंजाब जाकर भगवंत मान जी के यहाँ खोजना चाहिए, वहाँ पाए जाएंगे वो। असल में क्या है, सबको जानकारी है कि इस प्रकार के लोगों को कहाँ शील मिलती है, कहाँ उनको बचाया जाता है, कहाँ उनको छुपाया जाता है। और अमानतुल्लाह खां ये आम आदमी पार्टी के बाकी कई आपराधिक चरित्र वाले व्यक्ति में से ही एक हैं। पहले भी कई कानूनी प्रक्रियाओं में इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन अब जो इन्होंने काम किया उसकी सजा इनको भुगतनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी का जो राजनीतिक चरित्र है ना गिरा हुआ, ये उसी अध्याय को आगे बढ़ा रहा है। 88,000 वोटों का अमानतुल्लाह ने अपमान किया है। एक घोषित अपराधी को, जो घोषित अपराधी है, क्राइम ब्रांच पकड़ने आई है, तुम उसके साथ मारपीट करते हो। कोई भी गुनाहगार किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा, उसको गिरफ्त में आएगा। कानून अपना काम कर रहा है, संविधान सम्मत सारे काम होंगे। तो अमानतुल्लाह को पुलिस तलाश रही है और अमानतुल्लाह चिट्ठी लिख रहे हैं। अमानतुल्लाह चिट्ठी लिखकर पुलिस से बात कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को अमानतुल्लाह ने चिट्ठी लिखी है। एक लंबी चौड़ी चिट्ठी में खुद को निर्दोष बताया है। उनके इलाके में एक व्यक्ति को परेशान किया जा रहा था, उनका कहना है। खुद को पुलिस अधिकारी बताने वाले लोग उसे धमका रहे थे। सादे कपड़े में कुछ लोग पुलिस अधिकारी होने का दावा कर रहे थे, जबकि उस व्यक्ति को 2018 में ही जमानत मिल गई थी। जो लोग खुद को अधिकारी होने का दावा कर रहे थे, उन्होंने अपनी गलतियों को छिपाने के लिए मेरे खिलाफ शिकायत कराई है। मैं अपनी विधानसभा में ही हूं, मैं कहीं नहीं भागा हूं। दिल्ली पुलिस के कुछ लोग मुझे झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं। सादी वर्दी में कुछ लोग एक व्यक्ति को धमकी दे रहे थे, किसी अदालती मामले में दबाव डालने के लिए धमकी दे रहे थे। उन्होंने कहा जो लोग बीच में आएंगे उनके लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे खिलाफ जामिया नगर पुलिस स्टेशन में झूठी शिकायत की गई है। यह एफआईआर तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए तथ्यों पर है। मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी एफआईआर दर्ज की गई है। मुझे इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। एक स्वतंत्र वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराई जाए, क्योंकि वर्तमान अधिकारी पक्षपाती हैं। मेरे खिलाफ दर्ज शिकायत की भी जांच की जाए। एफआईआर में अमानतुल्लाह पर पुलिस को धमकी देने का आरोप है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए। अमानतुल्लाह की चिट्ठी आई, डीसीपी इस पर क्या कह रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो संपर्क किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है उनको ट्रैक करने की। अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन इस एस्पेक्ट पे चल रही है। जब इसमें कोई जिससे कांटेक्ट हो पाएगा, जब इसमें आगे की जांच हो पाएगी, पूछताछ हो पाएगी, तभी इन सब पहलुओं पे खुलासा हो पाएगा। जी, उनको नोटिस दिया गया है ज्वाइन करने के लिए। अब आइए आपको बताऊं कि अमानतुल्लाह मुश्किल में है। खबर यह है कि अमानतुल्लाह पर मकोका लगाया जा सकता है। जी हां, मकोका लगा तो लंबे वक्त तक जेल में। तो क्या अमानतुल्लाह पर मकोका लग सकता है गिरफ्तारी के बाद? खबर यह है। और दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी विधायक पर मकोका लगाने की तैयारी में है। अमानतुल्लाह पर 1-2 नहीं 25 केस दर्ज हैं। इसी को आधार बनाकर मकोका लगाया जा सकता है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मकोका कानून बनाया था। इसका मकसद था संगठित और अंडरवर्ल्ड अपराध को खत्म करना। महाराष्ट्र के साथ ही दिल्ली में भी मकोका कानून लागू है। इसके तहत अंडरवर्ल्ड से जुड़े अपराधी जबरन वसूली जैसे काम, जिससे बड़े पैमाने पर पैसे बनाए जाते हैं, मकोका कानून के तहत ये अपराध आते हैं। मकोका लगने पर जमानत मिलना नामुमकिन है और इससे कम 5 साल सजा होती है। मकोका लगने पर अधिकतम सजा फांसी भी है। क्या तड़ीपार होंगे अमानतुल्लाह? अमानतुल्लाह को तड़ीपार करने पर भी विचार हो रहा है। दिल्ली पुलिस इसको लेकर कानूनी राय ले रही है। तड़ीपार शब्द का अर्थ है क्षेत्र बदलना, किसी व्यक्ति को किसी निश्चित क्षेत्र या देश से बाहर निकालना, उसे एक खास क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकना। यह एक सजा का रूप होता है जो अपराधियों को दिया जाता है। अब सवाल यह है, अमानतुल्लाह अगर तड़ीपार होंगे और मकोका लगेगा तो उनके लिए और केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जरा देखिए, अमानतुल्लाह की लंबी चौड़ी क्राइम कुंडली भी है। अमानतुल्लाह खान ओखला से तीसरी बार विधायक बने। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में शामिल हैं।
2015 से ओखला से विधायक हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी चुने गए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इनका जन्म हुआ था। सियासी करियर की शुरुआत एलजेपी से की थी, इसके बाद आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। वक्फ बोर्ड में अवैध नियुक्तियों के आरोप इन पर लगे, साथ ही वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगा। 2018 में दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट की थी इन्होंने। इस मामले में इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। सितंबर 2022 में एसीबी ने इनके आवास पर छापा मारा। अमानतुल्लाह खान को तब भी गिरफ्तार किया गया था। दिसंबर 2022 में इन्हें जमानत मिली और सितंबर 2024 में ईडी ने अमानतुल्लाह को फिर पकड़ लिया। वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी हुई थी और बाद में कोर्ट ने अमानतुल्लाह को जमानत दे दी। अमानतुल्लाह पर 25 मुकदमे दर्ज हैं। ताजा मामला हत्या के आरोपी को हिरासत से छुड़ाने का है। इसमें अमानतुल्लाह पर पुलिस को धमकी देने का आरोप है। इस केस में 11 धाराओं में आम आदमी पार्टी विधायक पर केस दर्ज है। इसमें बीएनएस की धारा 191(2) के तहत भी मुकदमा दर्ज है। इसमें अधिकतम धाराएं गैर जमानती हैं। दिल्ली से लेकर मेरठ तक करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। अमानतुल्लाह खान की संपत्ति उनका दावा है और बताते हैं 4 करोड़ से ज्यादा की है। मेरठ में एक कृषि भूमि है जिसकी कीमत 66 लाख है। जामिया में 40 लाख का घर है अमानतुल्लाह का। ओखला में 2 करोड़ 30 लाख का पत्नी का एक प्लॉट भी है, पत्नी के नाम। आइए दिल्ली के लोगों के बीच हम गए क्योंकि अमानतुल्लाह दिल्ली के ही विधायक हैं। अमानतुल्लाह, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि अमानतुल्लाह को फंसाया जाता है, पुलिस उनके पीछे पड़ी है। बीजेपी का कहना है कि अमानतुल्लाह दरअसल इसी तरह के बदमाश हैं। सुनिए दिल्ली के लोग क्या कहते हैं। जिसने जैसा कर्म किया वो तो उसको भोगना ही पड़ेगा। अमानतुल्लाह खान ने उस आदमी को कैसे भगाया, इस तरीके की थ्रेट दी है और आज नहीं कल नहीं परसों गिरफ्तार होना पड़ेगा। ये तो वो है कि चोर मचा रहा, शोर मचा रहा, बस और कुछ नहीं है। नथिंग एल्स, प्लीज दैट वी टेक सब माइंड। और 100% गिरफ्तार हो जाए, वो आज हो जाए या कल तक हो जाए, होएगा जो। तो इसका मतलब जो है चोर ही भागता है और कोई नहीं भागता। अपने आप को सरेंडर कर दे, अगर वो ईमानदार है तो छूट जाएगा, उसकी बेल हो जाएगी। उसमें क्या दिक्कत है, वो तो चलता रहेगा। वो तो क्रिमिनल है और पहले से ही है। वो तो बीजेपी बराबर परेशान कर रहा, केजरीवाल का कर रहा था, अब उसको क्योंकि उसने अच्छा वोट में जीता हुआ ही इसीलिए परेशान कर रहा। तो खुद को सोचना चाहिए कि वो जीतने के बाद, दिल्ली का एमएलए होने के बाद पुलिस से फरार है और फिर ये कहें कि हमें चोर भी ना कहो। एक जन प्रतिनिधि रहे, जनता का चुनाव प्रतिनिधि, आपको कानून का सम्मान करना चाहिए और सम्मान करते हुए आपको कानून के हवाले खुद को कर देना चाहिए। तो आप भागते रहेंगे तो लोग यूं ही आरोप लगाते रहेंगे। धीरे धीरे ऐसे ही आम आदमी को हटाया जाएगा, अपने अंदर शामिल करा जाएगा, वॉशिंग मशीन में उसे धोया जाएगा। जितने भी आम आदमी वाले उन्हें धोया जाएगा, फिर उन्हें बीजेपी में लाया जाएगा। आम आदमी पार्टी का एक ऐसा नेता नहीं जिसके खिलाफ केस नहीं है। तो अमानतुल्लाह खान तो पहले ऑलरेडी कन्विक्ट है हर चीज़ में। अभी देखो उन्होंने उनके लोगों ने मतलब राजकार्य में बाधा डालते हुए पुलिस पे अटैक कर दिया। यह क्या छोटी बात है? काम तो करेगी, अपराधी है वो, उसने एक अपराधी का सहयोग दिया है। नॉनसेंस वाली बात है ये, बिना जमीन बेकार। ये भी समझ नहीं रहे कि क्या किया उसने, क्या अपराध करके बैठा है वो। अब ऐसे आदमी का पक्ष लेना भी बेखूबी है उनकी। दिल्ली दंगों का आरोपी है। पहली बात तो टिकट नहीं देना चाहिए था उसको, फिर टिकट दिया, उसके बाद वहाँ की जनता ने जितवा दिया उसको। और कौन सी जनता है, कौन से समुदाय ने वोट किया आप भी जानते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो कोई अच्छा तो व्यक्ति है नहीं, वो पेरोल पे बाहर है, वो बंदा सरेंडर नहीं हो रहा। तो कल को इनकाउंटर हो जाएगा तो बोलेंगे भाई विपक्ष वालों का इनकाउंटर करवा दिया मोदी जी ने। बात है, कानून के हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा ना। ये कोई जंगल राज तो है नहीं। जिस देश में कानून है उस कानून के हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा आपको। ये तो गलती है ही है उनकी। बाकी अब केस गलत है क्या नहीं है वो तो आयोग का और पुलिस का जांच का विषय है। लेकिन अगर एज ए ट्रू सिटीजन देखा जाए तो बात गलत है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी खेमे में क्या हो रहा है, क्योंकि दिल्ली के लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि उनका सीएम कौन होगा। तो आज देखिए दिल्ली बीजेपी की एक बैठक हुई, जीत के बाद ये बैठक हुई थी। दिल्ली बीजेपी के नेता मौजूद थे। दूसरी तरफ बीजेपी के बहुत से नेता, ये आप देख रहे हैं जेपी नड्डा को। जेपी नड्डा आज खुद माघ पूर्णिमा के मौके पर पूजा पाठ भी की उन्होंने।
बांसुरी स्वराज भी मौजूद थी। दूसरी तरफ देखिए जरा प्रवेश वर्मा खाटू श्याम पहुंचे हैं। प्रवेश वर्मा किसी ना किसी तरह से लगातार रोज खबरों में भी हैं। अब सवाल यह है कि खबरों में है या फिर दावेदारी भी हर नेता पेश करना चाहता है, कोई पीछे नहीं दिखना चाहता है। इसलिए चुनाव से कुछ रोज पहले तक और नतीजे आने के बाद तक और जब तक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित हो जाता तब तक सियासतदान ये चेहरे ऐसे ही दिखते रहेंगे। लेकिन एक और विचित्र तस्वीर आपको दिखाऊं, केजरीवाल खेमे से जो आई है। गोपाल राय जो मंत्री थे केजरीवाल के, उन्होंने अपनी नैनो निकाल ली आज और नैनो लेकर पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर। ये देख रहे हैं गोपाल राय को, देख रहे हैं इसी तरह की वैगनार में अरविंद केजरीवाल चला करते थे। तो गोपाल राय जब तक मंत्री रहे और अब मंत्री नहीं है तो नैनो पर वापस आ गए। लेकिन इस बीच आपको बताऊं कि दिल्ली का जो चुनाव हुआ और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो मुफ्त की रेवड़ी बांटी है, इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया कि जो मुफ्त की चीजें बांटी जा रही हैं ये बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस पर बहुत सख्त था। देखिए कोर्ट ने क्या कुछ कहा है मुफ्त की रेवड़ी पर, मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोग काम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप उन्हें मुफ्त दे रहे हैं, बिना कुछ किए उन्हें पैसा दे रहे हैं। शहरी इलाकों में बेघर लोगों के आवास को लेकर याचिका थी। जस्टिस BR गवई, जस्टिस ऑक्सिन जॉर्ज मसीह की बेंच में सुनवाई हुई और कितने समय में शहरी गरीब उन्मूलन मिशन पूरा हो जाएगा, आप केंद्र से इसका जवाब मांगिए और हमें बताइए। कोर्ट ने कहा। अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमन कोर्ट में पेश हुए और केंद्र सरकार शहरी गरीब उन्मूलन मिशन पर काम कर रही है। उन्होंने कहा इस मिशन के तहत बेघर लोगों को मकान देना शामिल है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि यह कार्यक्रम कब शुरू होगा। वकील साहब ने कहा केंद्र जल्द इस मिशन को पूरा करेगा, शहरी बेघरों के लिए घर जैसी व्यवस्था होगी। सुप्रीम कोर्ट पहले भी मुफ्त बांटने पर टिप्पणी कर चुका है। कोर्ट ने पूछा था कब तक ऐसे मुफ्त बांटा जाएगा, सरकार रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा कर रही है। 6 हफ्ते बाद दोबारा इस याचिका पर सुनवाई होनी है। सुनिए जरा बीजेपी के नेता अजय आलोक इस पर क्या कह रहे हैं। लोगों को कुछ देने में कोई बुराई नहीं है तब तक जब तक हमारा बजट पे इस पर नेगेटिव असर नहीं पड़े या राज्य कोषीय ये घाटा नहीं बढ़े। हाँ वैसे सुप्रीम कोर्ट की बात है सर और सारे राजनीतिक दलों को निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए। ये अकेले हमारे विषय नहीं है, ये पूरी राजनीतिक जगत का विषय है और इस पर एक गंभीर चर्चा होनी चाहिए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। फ्रांस से रवाना हो गए हैं मोदी अमेरिका के लिए। तो फ्रांस टू अमेरिका की मोदी की यात्रा शुरू हो चुकी है। फ्लाइट में बैठ चुके हैं पीएम मोदी और ट्रंप इंतजार कर रहे हैं मोदी का अमेरिका में क्योंकि ये बड़ी मुलाकात होनी है। लेकिन उससे पहले अमेरिका पहुंचने से पहले आज की तस्वीर में आपको दिखाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में थे और मार्से पहुंचे तो वहां जो भारतीय हैं वो पीएम मोदी का स्वागत कर रहे थे। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री ने वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री के साथ इमैनुअल मैक्रो भी थे। Press the buzzer simultaneously and formally opened the Consulate General of India in Marseille. May I kindly उसके बाद प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय शहीद हुए थे उन्हें पीएम श्रद्धांजलि देने पहुंचे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि दी पीएम मोदी ने। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस से अमेरिका के लिए रवाना हुए। तस्वीर देखिए, पीएम मोदी मिले इमैनुअल मैक्रो से और उसके बाद प्रधानमंत्री यहां से फ्लाइट ली है। मैक्रो खुद प्रधानमंत्री को छोड़ने के लिए आए थे फ्लाइट तक। ये आप देख रहे हैं, सी ऑफ करने आए, पीएम मोदी को गले लगाया, गर्मजोशी से मिले। ये बताता है कि भारत और फ्रांस की कैसे एक केमिस्ट्री है। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति, ये देखिए हाथ जोड़ा है, नमस्ते किया उन्होंने प्रधानमंत्री को।
पहले हाथ मिलाया, गले लगे हैं प्रधानमंत्री। उसके बाद जब विमान में चढ़ गए हैं तो फिर नीचे से नमस्ते किया है इमैनुअल मैक्रों ने। गर्मजोशी से मुलाकात करने के बाद अब ये अगली तस्वीर जो आप देखेंगे, ये देखिए, नमस्कार किया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर दाखिल हुए। अगली तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, उनके परिवार से भी मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस से मुलाकात की है, उनके परिवार से, उनके बच्चों से भी मिले हैं पीएम। और अमेरिका पहुंचे उससे पहले एक खबर आई जो हिला देने वाली खबर थी। अमेरिकी अधिकारी ने एक दावा किया है कि बाइडेन सरकार के दौरान अमेरिका से मोदी को रोकने की कोशिश की जा रही थी, मोदी चुनाव न जीतने पाए यह कोशिश की जा रही थी। फ्रांस में मोदी मोदी की गूंज हो रही है। मोदी को लेकर फ्रांस की दीवानगी देखने लायक थी। फ्रांस में मोदी और मैक्रों की जबरदस्त बॉन्डिंग भी देखने लायक थी। अब मोदी अमेरिका जा रहे हैं, जहां ट्रंप उनके स्वागत की प्लानिंग में जुटे हैं। व्हाइट हाउस में मोदी और ट्रंप की मुलाकात होगी, जहां ट्रंप अपने मंत्रियों से प्रधानमंत्री का परिचय कराएंगे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वॉशिंगटन डीसी आएंगे तो कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति उन्हें अपनी पूरी कैबिनेट से मिलाएंगे, और वो इसलिए क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच सहयोग के लिए बहुत से मुद्दे हैं और दोनों देश उन मुद्दों पर परस्पर चर्चा करना चाहेंगे। मोदी ट्रंप की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन इस मुलाकात से पहले एक बड़ा धमाका हो गया। अमेरिका के एक पूर्व विदेश अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया है। इस अधिकारी के मुताबिक अमेरिका में मोदी के खिलाफ साजिश रची गई। प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता में वापसी रोकने के लिए सारे हथकंडे अपनाए गए, लेकिन मोदी की ताकत के आगे अमेरिका में रची गई साजिशें धरी की धरी रह गईं। 2 दिन पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी लोकसभा में इसका खुलासा किया था। ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा साहब, उनको यूएसएड ने पैसा दिया या नहीं दिया कि राजीव गांधी फाउंडेशन में जो विजय महाजन है, प्रधान जो उनकी संस्था है, उसको यूएसएड पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है? आपने राजीव गांधी फाउंडेशन में विजय महाजन को देश को टुकड़े करने के लिए रखा है या नहीं रखा है? और आइए आपको बताऊं कि अमेरिका से आखिर किस तरह से पीएम मोदी चुनाव न जीतने पाए इसकी कोशिश की गई है और हो रही थी कि मोदी किसी भी हाल में जीतने ना पाए। अमेरिका में मोदी को रोकने की साजिश हुई है, मोदी दोबारा सत्ता में ना आए इसकी प्लानिंग की गई। मोदी के खिलाफ साजिश में कई अमेरिकी दिग्गज भी शामिल थे। यह है माइक बेंस, जिन्हें आप देख रहे हैं इस वक्त। अमेरिका के पूर्व विदेश अधिकारी माइक बेंस ने खुलासा किया। बेंस ने कहा कि अमेरिका से भारत की राजनीति में दखल दिया गया, मोदी को रोकने के लिए यहां विपक्षी पार्टियों को फंडिंग की गई, दुनिया भर की मीडिया को हर तरह से प्रभावित किया गया, सोशल मीडिया पर सेंसरशिप का इस्तेमाल किया गया, नरेंद्र मोदी समर्थक जो कंटेंट था उस पर सेंसर लगाया गया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर प्रभाव डाला गया, यूट्यूब के कंटेंट को भी प्रभावित करने की कोशिश हुई। अमेरिका की तरफ से यूएसएड जैसी संस्थाएं शामिल थीं। 2019 में व्हाट्सएप ने मैसेज फॉरवर्डिंग को लिमिट कर दिया था। यूएसएड जैसी संस्थाएं नहीं चाहती कि मोदी दोबारा सत्ता में लौटे। मोदी के खिलाफ यह सब तो लोकतंत्र को बढ़ावा देने की आड़ में किया गया, और ताकि मोदी को रोका जा सके, ऐसी सरकार बने जो उनके हित में काम करे। माइक बेंस ने यह भी कहा कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी शामिल थी, जो भारत के बारे में गलत सूचनाएं प्रसारित कर रही थी, जो गंभीर संकट में फंसे होने की रिपोर्ट छाप रही थी। यूएसएड अमेरिका की एक सरकारी संस्था है और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट भी इसे कहते हैं। दुनिया भर में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के नाम पर यह कार्यक्रम चलाती है। यूएसएड अपने कार्यक्रम के तहत करीब 120 देशों में योजनाएं चला रही। 2023 में इस एजेंसी के कार्यक्रम के तहत $72 अरब बांटे गए थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस एजेंसी को तुरंत बंद करने के आदेश दिए। ट्रंप ने करदाताओं के पैसे का गलत इस्तेमाल बताया है। ट्रंप सरकार इसे आपराधिक संगठन भी बता चुकी है जो आतंकी संगठनों की मदद करता था। सुनिए जरा, इस खुलासे के बाद हंगामा हो गया। सियासतदान क्या कह रहे हैं? अभी अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ है, माननीय राष्ट्रपति ट्रंप बैठे और उन्होंने यूएसएड जो है वो कंप्लीट बंद कर दिया। इस आधार पर बंद कर दिया कि यूएसएड वर्षों से केवल भिन्न भिन्न सरकारों को गिराने के लिए ही अपना पैसा खर्चा करती है
और उसने जो आंकड़े दिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है देश के लिए। यूएसएड ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस को 5,000 करोड़ रुपया भारत को टुकड़े करने के लिए दिया या नहीं दिया? यूएसएड और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसा दिया कि नहीं दिया? Trump is my friend. Trump he will listen to me. ये बोलना ठीक नहीं है। अगर आपकी बात सुनता है। और आइए अब आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में अपराधियों की लिस्ट भी ट्रंप को सौंपने वाले हैं। बड़ी खबर यह है कि मोदी 1 दर्जन से ज्यादा नाम, वो अपराधी जो अमेरिका में बैठे हैं, उनकी लिस्ट देने वाले हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी देर रात अमेरिका पहुंचेंगे और कल मोदी और ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। मोदी और ट्रंप की मुलाकात व्हाइट हाउस में होगी। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहली मुलाकात है और खबर है कि मोदी ट्रंप की इस मुलाकात में कई बड़े मुद्दे होंगे। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एक्शन पर चर्चा की जाएगी। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पर भी ट्रंप से बात होगी। इस बीच खबर है कि भारत ने एक लिस्ट तैयार की और इस लिस्ट में अमेरिका में बसे अपराधियों के नाम लिखे हुए हैं, जो भारत के में अपराध के बाद अमेरिका में पनाह लिए हुए हैं। प्रधानमंत्री ऐसे 12 अपराधियों की लिस्ट ट्रंप को सौंपेंगे, जिसमें भारत लाने की कागजी कार्रवाई का लेखा जोखा होगा, ताकि अमेरिका में छिपे इन अपराधियों को जल्द भारत लाया जा सके। जिन अपराधियों के नाम की चर्चा है उनमें खूंखार अपराधी शामिल हैं। देखिए कौन कौन। अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बरार शामिल हैं। अमृतपाल सिंह, हरजोत और हरबीर सिंह शामिल है उस लिस्ट में। नवरूप सिंह, स्वर्ण सिंह, साहिल कैलाश और रितोली, बॉबी बेरी, भानु प्रताप सांबली और अमन सांभी। ये लिस्ट प्रधानमंत्री सौंपने वाले ट्रंप को। लेकिन ट्रंप के अमेरिका पहुंचने से पहले ही देखिए पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। क्या कह रहे हैं लोग? इंडिया और फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको तो आप देख रहे हैं, और जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो उनकी जो फ्री मेन चीज़ उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी है, ठीक हो गया, जो पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, इतना इकोनॉमिक लेवल के ऊपर वो हाई है इंडिया इस टाइम पाकिस्तान से। पाकिस्तान IMF से लोन ले रहा है। मतलब डिजिटलाइजेशन की तरफ जो अब कंट्री जा रही है वो इंडिया ही जा रही है। अब इंडिया एक कौम की तरह बन चुका है, उसने एक कौम बना दी है ना इंडिया को। फ्रांस की और उनकी बात करें तो वो कर सकते हैं। अभी उन्होंने फाइटर जेट्स की उन्होंने जो है ना डील की है आपस में। इंडिया ने इंडिया मतलब चाइना के साथ भी इंडिया मिल जाएगा, हम चाइना के दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है। हमें ऐसा लग रहा है। इतनी अहमियत इंडिया को क्यों मिल रही है अमेरिका की तरफ से? इसलिए तो उसको अहल समझा गया है। अच्छा, इनको अहल समझा गया नहीं है। ये हमेशा भीख मांगते हैं, जब तक भीख मांगते रहेंगे पूरी दुनिया में रुसवा होते रहेंगे, जलील होते रहेंगे। अच्छा हुक्मरान चाहिए, अच्छा लीडर चाहिए जो अवाम को गाइड कर सके, अच्छी राह पर चलाए, अवाम को गाइड करे कि ऐसा नहीं ऐसा चलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कुछ बड़ी डील की है। एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आप देख रहे हैं। जो ये तस्वीर थर्मो न्यूक्लियर प्लांट की है, जहां प्रधानमंत्री मोदी मैक्रो के साथ पहुंचे। और एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह तस्वीर जरा ध्यान से देखिए। यह तस्वीर बता रही है कि पीएम मोदी मैक्रो के बगल में खड़े हैं और कनाडा वाले ट्रूडो देखिए किनारे खड़े हैं। कोने में जगह मिली है, बीच में जगह नहीं मिली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे एक डील में भी कनाडा को किनारे लगा दिया है, और यह डील पिनाका की है। देखिए जरा, यह है पिनाका मिसाइल। दुनिया में एक बार फिर मोदी का दम दिखा है। खबर यह है कि फ्रांस ने भारत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदेगा। फ्रांस और भारत और फ्रांस के बीच इस रक्षा सौदे पर सहमति बन गई है, जिसके बाद मोदी ने कहा है हमारे रक्षा संबंध और मजबूत होंगे। उन्होंने पिनाका रॉकेट लॉन्चर देखने के लिए न्योता भी उन्हें दिया है। फ्रांसीसी सेना को रॉकेट नजदीक से देखने के लिए बुलाया गया है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर पूरी तरह से स्वदेशी है और पिनाका की एक बैटरी में कुल 72 रॉकेट लगे होते हैं। पिनाका रॉकेट लॉन्चर से सभी रॉकेट 44 सेकंड में लॉन्च हो सकते हैं। लॉन्चिंग के तुरंत बाद से लॉन्चर अपना लोकेशन बदल सकता है और इससे दुश्मन को काफी कम वक्त मिलता है, तबाही भी कम की जा सकती है। पिनाका को दुनिया का सबसे घातक रॉकेट लॉन्चर कहा जाता है और पिनाका रॉकेट लॉन्चर की मारक क्षमता 38 किलोमीटर तक है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस
में न्यूक्लियर रिएक्टर भी देखने गए। प्रधानमंत्री के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी थे। यह न्यूक्लियर रिएक्टर दक्षिणी फ्रांस के कैड्राचे में, इसे दुनिया का सबसे उन्नत रिएक्टर भी कहा जाता है और इसे ITER के नाम से भी जाना जाता है, यानी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है ये। इस रिएक्टर में पृथ्वी पर आदित्य यानी सूर्य का निर्माण है, ताकि भविष्य में सूर्य की रोशनी न मिले तो जरूरतें पूरी की जा सके। इसे अमेरिका, रूस, चीन, भारत के सहयोग से बनाया जा रहा है। दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ भी साझेदार है और इसकी लागत 22 बिलियन यूरो से भी ज्यादा है, जिसमें 10% का हिस्सेदार भारत भी है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, जिस खबर पर पिछले कई दिनों से बहस हो रही है। गंदी बात पर ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। ये जो वायरल वीडियो हुआ, जिसके बाद बवाल शुरू हुआ, मुकदमे शुरू हुए, FIR शुरू हुई, सोशल मीडिया पर लोगों ने हंगामा करना शुरू किया। इस मामले में प्रदर्शन शुरू हुआ। अगली तस्वीर देखिए जरा। मुरादाबाद से लेकर अलग अलग शहरों में रणबीर इलाहाबादिया के खिलाफ प्रदर्शन हुए। माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस। अगली तस्वीर देखिए जरा। मुंबई में विरोध प्रदर्शन हुआ, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। उसके अलावा ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कौन कौन है। ये अपूर्वा है जिन पर केस हुआ है, ये समय रैना है और ये रणबीर इलाहाबादिया है। आज अपूर्वा को पुलिस ने बुलाया था। अपूर्वा से पुलिस ने पूछताछ की है, जो कुछ भी हुआ उस दौरान। पुलिस ने आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। बात कर लीजिए। अपूर्वा बात कर लीजिए। बात कर लीजिए। बात कर लीजिए ना। अब आइए आपको बताता हूं, इस मामले में कई लोग लपेटे में हैं। 3 लोग जिनकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। पुलिस के अलावा दूसरे विभाग उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। ये 3 जिन्हें आप कटघरे में देख रहे हैं, इसमें अपूर्वा भी है, समय रैना भी है और रणबीर भी है। सबसे पहले साइबर क्राइम, समय रैना की लीगल टीम भी आज साइबर क्राइम पहुंची और उन्होंने समय रैना के विदेश में होने को लेकर जानकारी दी है। 17 मार्च को भारत लौटने के बाद समय की पेशी हो सकती है। कुल 18 एपिसोड को साइबर क्राइम ने जांच में शामिल किया है। उर्फी जावेद, राखी सावंत, सिद्धांत चतुर्वेदी को भी नोटिस भेजा गया, क्योंकि ये सब उस एपिसोड में शामिल थे। यूट्यूबर्स के अलावा मुंबई पुलिस ने 4 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। यूट्यूबर अपूर्वा और आशीष चंचलानी से पूछताछ की गई है। सवालों के जवाब में दोनों ने कहा है, ये शो स्क्रिप्टेड नहीं होता है, यानी इसकी कोई स्टोरी और कहानी नहीं लिखी जाती है। जज और प्रतियोगियों को बस बुलाकर और खुलकर बोलने को कहा जाता है। इसके साथ ही बताया कि प्रोग्राम में जज को पैसा नहीं मिलता है, बस जज कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। शो में बतौर दर्शक शामिल होने के लिए टिकट्स लेने पड़ते हैं। टिकट बिक्री से जो पैसे आते हैं वही शो के विनर को दिए जाते हैं। गुवाहाटी पुलिस जांच के लिए मुंबई पहुंच चुकी है। इस मामले में असम क्राइम ब्रांच ने रणबीर समेत 5 आरोपी बनाए हैं। शो पर बैन के लिए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा गया है। एसोसिएशन ने कहा है कि देश के युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। रणबीर और समय समेत शो से जुड़े लोगों को नोटिस भेजा गया है। सभी को 17 फरवरी को NCW कार्यालय बुलाया गया है। सुनिए जरा, हमारे सहयोगी वहां मौजूद थे जिस वक्त अपूर्वा पहुंची। उन्होंने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की। आप गंदे कमेंट करते हैं। अपूर्वा 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 आप गंदे कमेंट करते हैं। मुंबई पुलिस ने आपका बयान दर्ज किया। अपूर्वा 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 आप गंदे कमेंट करते हैं। अपूर्वा मखीजा का स्टेटमेंट दर्ज करने के बाद देख सकते हैं मुंबई पुलिस की। और आइए आपको बताऊं, इन लोगों के खिलाफ जिन मामलों में मुकदमा दर्ज हुआ है वो धाराएं क्या कहती हैं। देखिए जरा। असम क्राइम ब्रांच ने 5 लोगों पर FIR दर्ज की है। रणबीर, समय रैना समेत सभी पर गंभीर आरोप लगे। अश्लील सामग्री बेचने पर BNS की धारा 294 लगी है। इसके तहत 5 साल तक जेल और 10,000 का जुर्माना होता है। अपराध में बच्चे के शामिल होने पर BNS की धारा 95 लगी है। इसके तहत 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। महिला के अपमान के लिए BNS की धारा 79 लगाई गई है। इन पर धारा के अंतर्गत 3 साल तक जेल और जुर्माना लगाया जा सकता है। FIR में IT एक्ट की धारा 67 भी लगाई गई है और इस धारा के अंतर्गत 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। अश्लील कृत्य और गीतों के लिए BNS की धारा 296 लगाई गई है और इसके तहत 3 महीने की जेल की सजा सुनाई जा सकती है।
तो इन धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।